नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th चैप्टर नंबर 11 मनुष्यों, जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो परिवहन क्या होता है? देखिए, जो भी पदार्थ या भोजन या ऑक्सीजन जंतु या पादप ग्रहण करते हैं तो उसका कोशिकीय अभिक्रियाओं के लिए शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में पहुंचना आवश्यक होता है। और वहाँ कोशिकीय अभिक्रियाओं के पश्चात जो उत्सर्जित पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होता है, और साथ में ही पाचन आदि की क्रिया में जो अपच जो भोजन उत्पन्न होता है और अन्य क्रियाओं में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना होता है। ये पूरी प्रक्रिया एक सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियाँ और बहुत से अंग शरीर के कार्य करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र और उसके अलग अलग भागों के बारे में हमें अध्ययन करना है। देखिए, ये डायग्राम परिसंचरण तंत्र का दिया हुआ है। ये सारे परिसंचरण तंत्र के घटक होते हैं। धमनियाँ, शिराएँ, हृदय, वृक्क आदि सब इसमें सम्मिलित होते हैं। परिसंचरण तंत्र का सबसे पहला जो भाग है वो रक्त होता है। रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। भोजन का पाचन होने के बाद क्षुद्रांत में बहुत से ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो भोजन का स्वांगीकरण करते हैं और उस पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को अपने साथ मिलाकर शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में पहुंचा देते हैं, जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन को भी रक्त के द्वारा ही शरीर के अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। तो रक्त का अगर हम संगठन देखेंगे तो रक्त का एक सबसे प्रमुख भाग होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इसके पश्चात अब रक्त के संगठन के बारे में है। रक्त के जो प्रमुख घटक हैं वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला, रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है जिसको लाल रक्त कोशिका आरबीसी कहते हैं। इसमें एक लाल वर्णक होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो आरबीसी का एक सबसे प्रमुख भाग हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और साथ में रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इस प्रकार रक्त की दूसरी कोशिका है श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कोशिका, या इसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। ये भक्षाणु भी कहलाते हैं क्योंकि ये रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात रक्त का एक तीसरा महत्वपूर्ण भाग है प्लेटलेट्स, जिसको पट्टिकाणु भी कहा जाता है। और इसका कार्य होता है कि रक्त अगर कहीं से निकलता है या बहता है तो उसका वो थक्का बना देती है। इसलिए हमको अगर कहीं किसी स्थान पर चोट लगती है जहाँ से रक्त बहता है तो कुछ समय पर उस जगह पर रक्त की क्लॉटिंग हो जाती है जो हल्के ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की होती है। तो ये पट्टिकाणु का ही काम होता है। इसके पश्चात रक्त का परिवहन किस में होता है? तो रक्त वाहिकाओं में होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। और ये क्या कार्य करती हैं? या तो ये 2 ही इनका मेन कार्य है कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, और दूसरा कार्य है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक लेके आना। तो ये इनके कार्य होते हैं, और इसके आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, धमनी और शिराएँ। रक्त के साथ में जो धमनियाँ होती हैं, धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो जो शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, उसका परिवहन धमनियाँ करती हैं। यहाँ पे एक कंट्रोडक्शन है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। तो धमनी या शिरा जो भी है, अगर उसमें फुफ्फुस अगर है तो उसका कार्य जो है वो नॉर्मली उसके कार्य का उल्टा हो जाएगा। जैसे धमनी शुद्ध रक्त का परिसंचरण हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक करती है, तो फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करेगी। इस प्रकार धमनियों की जो गति है, धमनियों में जो रक्त का परिवहन हो रहा है उसको नाड़ी स्पंदन कहते हैं।
और नाड़ी स्पंदन को जो डॉक्टर होते हैं, जो नब्ज़ देखना है उसके द्वारा डॉक्टर चेक करते हैं कि व्यक्ति की ब्लड पल्स कितनी चल रही है। इसके इसके अतिरिक्त नाड़ी स्पंदन प्रत्येक मिनट में कितने स्पंदन हो रहे हैं, इसको स्पंदन दर कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट हो सकती है। इसके बाद दूसरी जो रक्त नलिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, वो शिराएं कहलाती हैं। शिराएं जो है वो ध्वनि के अपोजिट काम करती हैं। ये शरीर की अलग अलग कोशिकाओं और अंगों से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड और भी अवशिष्ट युक्त रक्त को हृदय की ओर लेकर आते हैं। शिराओं की भित्तियाँ पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। ये शिराओं के वाल्व हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको गिवन है जिसमें कि आपको देखिए फेफड़ों के साथ में ये फुफ्फुस शिराएं हैं और यहाँ पे फुफ्फुस धमनियाँ हैं। और यहाँ पे कोशिकाएं गिवन हैं। इस डायग्राम से हम ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है इसको हम समझ सकते हैं। इसके पश्चात केशिकाओं के बारे में गिवन है। धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होकर ऊतकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसे केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो हृदय मतलब केशिका जो है वो धमनी और शिराओं के मध्य का स्ट्रक्चर है जो बहुत पतली वाहिकाओं में होता है और यही कार्य के हिसाब से धमनी और शिरा में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात रक्तदान के बारे में आपको अध्ययन करना है कि रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान दर्द हानि रहित होता है, जो अनमोल जानें बचा सकते हैं। तो रक्तदान के लिए सरकार प्रेरित करती है लोगों को। इसके पश्चात रक्त परिसंचरण तंत्र का एक और महत्वपूर्ण भाग है जिसको हृदय कहा जाता है। हृदय क्या है? हृदय रक्त छानने का काम करता है। हृदय बाह्य अंग जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, अर्थात ये निरंतर कार्य करता रहता है और हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। अपनी अंगुलियों को भीतर मोड़कर मुट्ठी बनाने से हृदय के साइज का हमको अनुभव हो सकता है। हृदय के अंदर की व्यवस्था ऐसी होती है कि जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त है, ये दोनों नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो वो स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए पॉइजनस हो जाएगी, जहरीली स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए हृदय जो है वो 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी दो कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। तो देखिए ये डायग्राम पूरा इसका हृदय का गिवन है, इसको हम समझ लेंगे। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को मिलने नहीं देता। तो ये जो कक्षों का विभाजन है, इससे ही रक्तों का आपस में मिश्रण नहीं हो पाता है। तो इसमें देखिए कक्षों में सबसे पहले ये बायां निलय है और ये दायां निलय है। इसके अलावा ऊपर दायां आलिंद है और यहाँ बायां आलिंद है। इसके साथ साथ फुफ्फुस सिरा, ये देखिए ये फुफ्फुस सिरा है, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस सिरा है और कक्षों के बीच दीवार की विभाजन यहाँ पे शो हुआ है, जिससे कि ब्लड जो है मिक्स नहीं हो पाता है। इसके अलावा महाधमनी और महाशिरा भी है। महाधमनी महाशिरा जो मेन है, सबसे मेन वेसल्स होती है जहाँ से हृदय से डायरेक्ट ब्लड यहाँ से स्वच्छ ब्लड ऑक्सीजनित हो जाएगा और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो हृदय में आएगा। तो इस प्रकार ये हार्ट का, हृदय का चित्र है। इसके पश्चात हृदय स्पंदन के बारे में बताया है कि हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। तो देखिए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पेशियाँ क्या कार्य करती हैं। तो जो भी अस्थियाँ जिससे पेशियाँ जुड़ी होती हैं, उस अस्थियों का जो मूवमेंट होता है वो पेशियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि पेशियाँ जो हैं वो युग्म के रूप में कार्य करती हैं। और अगर जैसे आपको हाथ को मोड़ना है तो एक पेशी में संकुचन होगा और एक पेशी में शिथिलन होगा।
फिर अगर आपको हाथ को वापस ले जाना है तो एक पेशी में आपका जिसमें संकुचन हुआ था उसमें शिथिलन हो जाएगा और जिसमें शिथिलन हुआ था उसमें संकुचन हो जाएगा। तो इसी प्रकार हृदय में भी बहुत सी पेशियाँ होती हैं जिनकी संकुचन और विश्रांति से हृदय कार्य करता है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हार्ट बीट कहलाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरे जीवन भर चलती रहती है और इसको मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत सिंपल है। डॉक्टर जिसके द्वारा पल्स चेक करता है, इसका एक सिरा जो है वो 2 कानों में लगाया जाता है और एक सिरा जो है वो हार्ट में लगा के पल्स को चेक किया जाता है, हार्ट बीट चेक की जाती है। इसके पश्चात रक्त परिसंचरण की खोज, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 में की थी। जो अंग्रेज़ थे और इसके अलावा मनुष्य के अलावा और भी दूसरे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें परिसंचरण तंत्र के बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसे स्पंज और हाइड्रा, ये इसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ये जल में रहते हैं और जिस जल में ये रहते हैं वही जल उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति कर देता है और जब वह जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। मतलब उन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए रक्त के समान तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, जल ही उसके लिए ये कार्य कर देता है। अब इसके पश्चात हमको देखना है जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जंतु में जो भी शरीर में क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और ये फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो जो धमनियाँ हैं वो अशुद्ध रक्त को लेके फेफड़ों में आती हैं, मतलब हृदय में आती हैं और हृदय में जो है ये रक्त शुद्ध होता है और इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये तो गैसीय उत्सर्जन हो गया। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ जो ठोस या जो लिक्विड जो अवशिष्ट होते हैं वो किस प्रकार उत्सर्जित होते हैं इसके बारे में हमको देखना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिससे कि कोशिकाओं के कार्य करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निर्मुक्त होते हैं, ये अधिकांश पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीव द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है। रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए और ये प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए इसको हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र के एक अंग का इसमें वर्णन है। तो यह व्यवस्था देखिए रक्त को छानने की व्यवस्था, तो 2 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था जो है कि रक्त में जो गैसीय अवशिष्ट है वो कहाँ छनेगा, वो छन जाता है फेफड़ों में, हृदय में। और दूसरा जो है वो जो लिक्विड और सॉलिड उसमें जो रक्त में अशुद्धियाँ हैं वो वृक्क में छनती हैं। यह व्यवस्था वृक्क में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। देखिए मूत्र वाहिनियों के बारे में यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब छाना जाएगा ब्लड और ये वाहिनियों से होता हुआ ये बाहर हो जाता है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्री मार्ग कहते हैं। इसका एक सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये सब मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कि कोई भी सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है और इस मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं।
इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र का एक और प्रमुख भाग है पसीना, जिसको स्वेद भी कहा जाता है, और ये हमारे शरीर के त्वचा से होता है। त्वचा मतलब जो स्किन होती है, इससे होता है, और लगभग शरीर के सभी अंगों से, शरीर के सभी मतलब भागों में त्वचा से ये होता है। तो स्वेद में त्वचा में जल और लवण दोनों चीज़ें बाहर निकलती हैं। लवण बाहर निकलता है, इसके लिए हम ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कपड़ों में, गर्मियों में कपड़ों में वाइट कलर के, अगर डार्क कलर के आप कपड़े पहनते हैं तो पसीने के बाद उसमें वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, तो वो स्वेद के कारण ही होता है। और स्वेद आने का कारण ये है कि जो शरीर की त्वचा जो रहती है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। अधिक गर्मी में शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए वो वाष्पोत्सर्जन रोम छिद्रों के माध्यम से करती है। अब इसके बाद डायलिसिस के बारे में यहाँ गिवन है कि किसी व्यक्ति के वृक्क अगर काम करना बंद कर देते हैं, संक्रमण या चोट के कारण ऐसी स्थिति आती है, तो उस व्यक्ति को कृत्रिम डायलिसिस, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को छाना जाता है, उसमें अवशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपोहनीय डायलिसिस कहते हैं। तो व्यक्ति इसमें उम्र थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती है, कुछ समय तक वो जीवित रह लेता है। इसके पश्चात जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अवशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में सर्जित करते हैं। मछली जैसे कई जलीय जंतु जो हैं अपने शरीर के अपशिष्टों को यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो कि जल में ही समाहित हो जाती है। इसके अतिरिक्त पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड के रूप में करते हैं, जो उनकी बीट कहलाती है, और ये सफ़ेद रंग का यौगिक होता है जिसमें यूरिया अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में भी यूरिया प्रमुख होता है। इसके पश्चात है पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो जैसे अभी हमने मनुष्यों में देखा है, ऐसी पादपों में पदार्थों का परिवहन होता है। तो पादप में परिसंचरण का प्रमुख जो है वो कार्य वो तना है। तना में ही ऊतक पाए जाते हैं जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और पादपों में जो परिसंचरण है वो मुख्यतः यही होता है कि जड़ के द्वारा जल और खनिज तत्व लिए जाते हैं, जो पौधे के विभिन्न भागों तक और पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। फिर पत्तियों में अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो उत्पाद होता है उसको पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये परिसंचरण तंत्र परिवहन होता है। अब ये किस प्रकार होता है ये हम देखेंगे। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, और सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती हैं। तो यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे ऊतकों को हम देखेंगे। पादप में जो उनके मूल होते हैं, मतलब जो जड़ होते हैं, वो खनिजों और जल को अवशोषित करते हैं। मूल रूम जल और जल में घुले हुए पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए अपने क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, और ये मृदा के कणों के संपर्क में रहते हैं। तो ये मूल रूम या जड़ों का एक भूमिका है अवशोषण में। इसके पश्चात संवहन ऊतक हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषण के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। जो वाहिकाएं विशेष कोशिका की बनी होती हैं, इनको संवहन ऊतक कहा जाता है। संवहन ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। ये ऊतक की डेफिनेशन है कि किसी ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है जो किसी जीव में विशेष कार्य को संपादित करता है। और पौधों में इस कार्य को करने के लिए जो ऊतक प्रयोग होते हैं उसको जाइलम या दारू कहा जाता है। जाइलम क्या होता है? यह सतत नलियों का जाल बनता है जो मूल और तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो पिछली कक्षा में हमने पत्ती की काट देखी थी, जिसमें हमने पत्ती की संरचना देखी थी, उसमें किस प्रकार नालियाँ बनी हुई हैं, और हमने ये भी देखा था कि जिस प्रकार की डिज़ाइन पौधे की पत्ती में जिस तरह की डिज़ाइन है, उसके बेस में हम पौधे की जड़ का अवलोकन कर सकते हैं कि इसकी जड़ किस प्रकार है। तो ये वही चीज़ है, ये जाइलम ऊतक होता है जो कि जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है। इसके पश्चात जो पोषक तत्व जो पत्तियों में जो भोजन बनते हैं उसका पौधों की सभी भागों तक ले जाया जाता है, और ये जो कार्य है ये फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है। ये जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक हैं जो कि पौधों में परिसंचरण का कार्य करते हैं।
ये जाइलम ऊतक की क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है। इसके द्वारा ये पानी ऊपर जाता है और लगभग पौधे के सभी भागों तक जल और खनिज तत्व पहुंचते हैं। और इस जल और खनिज तत्व की उपस्थिति में जो पौधे के बाहर भाग मतलब जो पत्तियां हैं वहाँ पे भोजन का निर्माण होता है और वो बना हुआ भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। तो जाइलम जल और खनिज तत्वों का जो आपका संवहन मतलब परिसंचरण हो रहा है वो जल जाइलम से होता है। तो जल से आपको जाइलम याद रखना है, इससे बस आपका काम हो जाएगा। जल से जाइलम मतलब जल का परिवहन जाइलम से होता है। इसके पश्चात अब वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन सिंपली होती है अभिक्रिया, जैसे मनुष्य के शरीर में ताप को नियंत्रित करने के लिए स्वेद या पसीने के रूप में उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसी तरीके से पौधे में भी ताप को नियंत्रित करने के लिए और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें जो वाष्प बनती या पानी का निर्माण होता है वो वाष्प के द्वारा पौधे की पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हमको देखना है कि पौधों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण या खिंचाव विकसित होता है और उससे जल का जो निचले भागों में जो जल ग्रहण करने की या सोखने की क्षमता है वो बढ़ती है। मतलब वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है तो इसके साथ ही जाइलम द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं साथ में कार्य करती हैं। इस चैप्टर में इतना ही। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।